हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका जो एग्ज़ाम होना है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, केवल 1 मंथ बचे हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड आयोग के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं कराई जाती हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार होने वाले एग्जाम में, तो उनसे जो भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उसे पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में, उन्हें पूरा यहाँ पे कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके उन्हें पूरा पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है, आपके ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी वाला सही हो जाएगा, हैसियत और अवसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा मीन्स हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1757 में, 1965 में, 1773 में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 में। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26 मार्च 1774 को दी लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया। तो उस टाइम पे आयोग द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया गया था आंसर, लेकिन आपका आंसर ये सी वाला सही हो जाएगा, 1773। नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर राष्ट्रीय ध्वज। तो आपका जो आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए वाला ऑप्शन है प्रस्तावना, वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में हो जाएगा नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। अब चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस फैसुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 12, 13, 15 या फिर 17। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड, जितने भी आप देख लीजिए तो सब पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं सिलेक्टेड हैं, पूछे ही गए हैं। तो यहाँ पे आप ये सारे प्रश्न हल्के में मत लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुल सभा में कितनी महिलाएं थी। तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि ये अस्थाई अध्यक्ष थे और उसके बाद फिर इनके बाद जो अस्थाई अध्यक्ष थे, उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछा है
तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनकी मृत्यु हो जाती है सच्चिदानंद सिन्हा की, फिर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में हो जाएंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे आपके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा कुछ छोटी। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। संघ शक्ति समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी इसके अध्यक्ष थे। इस समिति की 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे आपके, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था। और हमारा 6 नंबर पे देखेंगे प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ लेता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो पूछा गया था ये मंडी परिषद में पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका ये प्रारूप समिति या फिर आपसे पूछ लेगा कि अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन मतलब अध्यक्ष था, तो आप इसको सब ध्यान में रखेंगे। जो 8 समितियां बनाई गई थी इनके अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अभी देखा था ना एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो आपके ऑप्शन में हो जाएंगे एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, एन माधव राव या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो हमने व्याख्या भी देख ली है ऊपर। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों में 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में 3 वर्ष से अधिक अवधि में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट, 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप इसको याद रखेंगे, जो हमारा संविधान था इसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। तो ये जो बनके तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जबकि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1950। तो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, ये तैयार हो गया था बनके, और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और व्याख्या हमने अभी आगे देख ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। तो ये पारित हो गया था कब हमारा, 26 नवंबर 1949 को। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हमने अभी देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या फिर अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो योगदान, ये कौन सा कारक नहीं, ये पूछता है कौन सा मतलब कारक है जो योगदान नहीं देता है संविधान के निर्माण में, तो आपका औद्योगिक क्रांति हो जाएगा करेक्ट। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव,
भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो औद्योगिक क्रांति होती है इसका कोई योगदान नहीं रहता है संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो नहीं है और है, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख के प्रश्न करेंगे हल परीक्षा हॉल में। यह एक लिखित संविधान है, यह अनुनेय है। अनुनेय मतलब होता है इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। ठीक, यह एकल है लेकिन यह संघीय भी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन डी है यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, पूछ लेगा कि संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है, आपको ऑप्शन दे देगा राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री ऐसे करके। तो आपको ध्यान में रखना है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको अधिकार नहीं है संशोधन में कुछ भी करने का संविधान के। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो आप याद रखेंगे, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 15, तो भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 1,20,000। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। 1,20,000 शब्दों से मिलके बना है हमारा भारतीय संविधान। अब यहाँ पे देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे, पहले पूछ लेता है कितने अनुच्छेद थे या फिर अभी पूछ लेगा प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, लगभग 452 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची हैं। तो पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यूपी SSSC में अभी तक इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 49। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 जो होता है वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो ये जो चारों अनुच्छेद हैं, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन से पूरा याद कर लेंगे, यहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14, 13, 17 या फिर 26। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ये ए हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 है तो इसमें कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद 14 है विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे 12, 14, 17 या फिर 21। तो यहाँ पे जो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद 14 होता है तो ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अब यहाँ पे हमने अभी व्याख्या इसकी देख ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 18 ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को प्रारंभ किया। तो यहाँ से ये जो अनुच्छेद 18 है, इससे जो उपाधियों की समाप्ति भी, अंत भी किया गया था इसके द्वारा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया गया था किस अनुच्छेद के द्वारा, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 23वां, 26वां, 24वां, 32वां। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 23वें अनुच्छेद के द्वारा ये क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मौलिक जो अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के द्वारा इसको करा गया है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो आपका जो ए हो जाएगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है ये आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आप याद रखेंगे, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो विशेष उत्तरदायित्व है वो सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में हो जाएंगे 6, 7, 9 या फिर 11। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं जो कि संविधान में उपस्थित हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो 2002 के द्वारा इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य था वो जोड़ा गया था। इसके पहले 10 मूल कर्तव्य थे। तो ये 86वें संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो अभी आपसे पूछा गया है मूल कर्तव्य कितने हैं। तो ऑप्शन में आपके 8, 9, 10, 11। तो अभी आपने देखा था, आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11। अभी यहाँ पे हमने व्याख्या देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम या फिर 45वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 51A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, आयंगर समिति की, ठक्कर आयोग की। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको ऐड किया गया था, इसमें जोड़ा गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति या फिर नरसिंहन समिति। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा है व्याख्या ऊपर, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको किया गया था। ये आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था प्रथम पाली में। और ये यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन देख रहे होंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? यहाँ पे आपके ऑप्शन में हो जाएगा 11, 9, 10 या फिर 12। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले 10 मूल कर्तव्य थे, उसके बाद जो 86वां संशोधन होता है तो उसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे आपके ऑप्शन में हो जाएंगे लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, लोक चुनाव में वोट डालना। तो ये आपके जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का में संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, अनुच्छेद 51 का जा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना तथा अनुच्छेद 51 का झा में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना आदि का उल्लेख है। तो इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए थे UPSSC के द्वारा, जो भी आयोग के द्वारा ये एग्जाम कराए गए थे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बार बार पूछे गए थे वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। आपको ये अगर ये थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।